अध्याय 1451 नई दुनिया 2। काईदार पत्थर की ईंटों से बनी ऊंची, अंधेरी दीवारें। एक छोटा और संकरा रास्ता जो दूर तक अंधेरे की ओर ले जाता था। ऊपर छत का कोई निशान नहीं, लेकिन एक नमी का एहसास इसके अस्तित्व का संकेत दे रहा था। जब डेमियन और उसके समूह ने पहली बार दरार में कदम रखा तो उन्होंने यही देखा। हालांकि इसे देखने में उन्हें कई मिनट लग गए। एक आयामी दरार के माध्यम से दूसरी दुनिया में कदम रखने का कार्य कई मायनों में शानदार था। किसी के शरीर को अपने द्वारा महसूस किए गए नए कानूनों के साथ खुद को संरेखित करने के लिए मजबूर किया जाता था, या तो उन्हें अपनाना पड़ता था या उनके द्वारा दबाया जाता था। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति विमानों के बीच यात्रा करता है तो उसके दिमाग पर सूचनाओं का आक्रमण होता है, एक ऐसा अनुभव जिसे अधिकांश लोग संभाल नहीं सकते। इसके अलावा उस अराजक सुरंग को जोड़ना जो स्वर्गीय दुनिया को दूसरी दुनिया तक ले जाती थी, यह उन लोगों के लिए एक बेहद नकारात्मक अनुभव था जिनके पास यह था। डेमियन ठीक था। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी जहां स्थानिक यात्रा के बाद डेमियन ठीक नहीं था। हालांकि डेरियस और तियामत बिल्कुल अलग मामले थे। उन्हें अपने दिमाग को व्यवस्थित करने और स्थानांतरण के आघात से अपने शरीर को ठीक करने में काफी समय लगा। बाद में उन्हें यह देखने के लिए अपने शरीर के अंशांकन की जांच करनी पड़ी कि वे नई दुनिया के कानूनों से कैसे प्रभावित हुए हैं। वे निश्चित रूप से उन्हें महसूस कर सकते थे। वे कानून उनके कंधों पर धातु की भारी प्लेटों की तरह थे जो उन्हें नीचे धकेल रहे थे। उनके मन को दबा दिया गया और उनकी शक्ति को अत्यधिक सीमा तक सीमित कर दिया गया। वे दोनों इससे उबरने में सक्षम होंगे। तियामत को आते ही इस स्थान के साथ अपने अंतर्निहित संबंध का एहसास हो गया। उसका शरीर दबा हुआ था, लेकिन साथ ही वह बदल रहा था, रूपांतरित हो रहा था, क्योंकि उसे एक ऐसी ऊर्जा का सामना करना पड़ा जिसे वह परिचित मानता था। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह जल्द ही नई दुनिया के लिए अनुकूलित हो जाएगी, और शायद वह उस तरह से भी फलेगी फूलेगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से बहुत कम रहस्यमय जन्म वाले व्यक्ति के रूप में डेरियस के पास समान भाग्य नहीं था। उसे सचमुच दबा दिया गया था। चाहे वह उसके कानून हो, उसका मन हो या उसकी दिव्यता हो, वह इन सभी को इन नए कानूनों के दबाव में झुकता हुआ महसूस कर सकता था। सौभाग्य से उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। भले ही बाकी सब कुछ विफल हो जाए, उसकी लौ नहीं जलेगी। इसलिए जब तक उसे मौका दिया जाएगा, वह अंततः जीवित रहने का एक रास्ता खोज लेगा। डेमियन को अपनी ऊर्जा या दिव्यता के दब जाने जैसी किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास वही ऊर्जा थी जो यहाँ के लोगों द्वारा उपयोग की जाती थी, और उनकी दिव्यता इतनी शक्तिशाली थी कि कोई पालौकिक सार्वभौमिक कानून उसे छू भी नहीं सकता था। जब शून्य को भी ध्यान में रखा गया, तो यह अजीब होता अगर डेमियन वास्तव में पर्यावरण से प्रभावित होता। लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वह अपने साथियों की तुलना में आसपास के वातावरण का अधिक आसानी से निरीक्षण करने में सक्षम था। इस अध्याय के प्रकाशन की शुरुआत N0 वेल BJN से जुड़ी हुई है। पहले तो ऐसा लगा कि वे किसी प्रकार की सुरंग में हैं। हालांकि काफी दूरी पर डेमियन देख सकता था कि सुरंग दो भागों में बंट गई है। क्या यह किसी प्रकार की व्यवस्था है, या आयामी दरारों की प्रकृति को देखते हुए एक और अधिक संभावित संभावना थी? यह एक भूल भुलैया है। डेमियन व्यावहारिक रूप से इस जगह से जालयुक्त जानवरों से भरी रहस्य की भूल भुलैया की गंध को सूंघ सकता था। यह वही नम गंध थी जैसे अनगिनत सहस्राब्दियों से भीतर मौजूद कुछ भी बाहर नहीं निकल पाया हो।
अगर ऐसा है तो यह और अधिक जटिल है। डेमियन दूसरी दुनिया में पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं था। आयामी दरारें कोई जैविक घटना नहीं थी। इतना तो प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया गया था। चूंकि आयामी दरारें विदेशी जातियों द्वारा खोली गईं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने वही तैयार किया जो उनके पक्ष में था। चाहे वह काल कोठरी हो, भूल भुलैया हो या लेबिरिंथ हो, वहां हमेशा किसी न किसी प्रकार की संरचना उन लोगों की प्रतीक्षा में रहती थी जो दूसरी दुनिया का पता लगाने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। इन संरचनाओं का एकमात्र ज्ञात निकास द्वार ही था, जो खोजकर्ताओं के उनके माध्यम से अपनी दुनिया में लौटने के बाद बंद हो जाता था। हालांकि क्या वास्तव में यही एकमात्र उत्तर था? क्या यह वास्तव में आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया गया एक अलग विमान है, या यह एक पूरी नई दुनिया है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा है? किसी और ने प्रयास करने के लिए भी समय नहीं निकाला। यह निराशाजनक था, लेकिन सच था। डेमियन पहले होंगे। और चूंकि उसका लक्ष्य भूल भुलैया नहीं था, बल्कि बाहर क्या था, इस संरचना की मांगों को पूरा करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। आसुरी ऊर्जा हवा में भर गई। यह नॉक्स के मैना की तरह काला और राक्षसी स्याह था। यह इस संसार की प्राकृतिक ऊर्जा थी। इसके साथ डेमियन बिना किसी हस्तक्षेप के जो चाहे कर सकता था। बेशक कुछ भी जटिल काम करने के लिए उसे अभी भी दुनिया के नियम सीखने थे, लेकिन अगर यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन था। वाह! डेमियन के मन द्वारा संचालित कोहरे की घूमती लहरें पूरी भूल भुलैया में बह गईं। वे दीवारों में, जमीन में, छत में घुस गए। वे जीवित और मृत लोगों को पीछे धकेल देते थे, निर्जीवों को अवरुद्ध कर देते थे और दूसरों की जान लेने का इरादा रखते थे। भूल भुलैया की हर चीज को डेमियन के मन ने छू लिया था। और जब उसे यकीन हो गया कि एक भी स्थान अछूता नहीं बचा है, शुरू हो गया। उन्होंने इसे भगा दिया। दीवारों से लेकर जमीन से लेकर छत तक, मृत या जीवित प्राणियों से लेकर दूसरों की जान लेने वाली निर्जीव वस्तुओं तक, सब कुछ बिखर गया। खैर, एक प्राणी को छोड़कर बाकी सब कुछ। डेमियन ने जोर से कहा, यही वह आदमी होगा। यह वाला? सचमुच? तियामत ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ चला गया है, इसलिए यह वही होगा। मैं देख रहा हूं। यह थोड़ा निराशाजनक है। सच है, लेकिन यह हकीकत है। डेमियन ने कंधे उचकाए। उनके सामने लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक विशाल प्राणी था जो एक बैल, एक इंसान और एक सांप के मिश्रण जैसा दिखता था। इसमें निश्चित रूप से एक घातक आभा थी। यह स्पष्ट रूप से देवताओं का नरसंहार करने में सक्षम था, जैसे कि वे सुअर और मुर्गियां थे। हालांकि वह जीव डेमियन के हमले से अप्रभावित नहीं था। उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले से ही गायब था और उसकी स्थिति समर्पण की थी, आक्रामकता की नहीं। मुझे लगता है कि इसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तियामत का अनुमान बिल्कुल सही था। इस प्राणी की लड़ने या भागने की प्रवृत्ति अस्तित्वहीन थी। यह सबसे मजबूत प्राणी था जिसे यह उन लोगों के अलावा जानता था जिन्होंने इसे यहाँ रखा था। इसके दिमाग में जो कोई भी इससे अधिक मजबूत था वह उनमें से एक था, जिसका मतलब था कि इसके पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह प्राणी दरार का संरक्षक था, जिसने इसे साफ करने के लिए प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मार डाला था, और वह जो स्वर्गीय दुनिया में तबाही मचा देता अगर डेमियन ने इसे यहाँ नहीं रोका होता। लेकिन भूल भुलैया में यह एकमात्र चीज नहीं थी। डेमियन द्वारा पहले की अधीनता में भाग न लेने का कारण अब स्वयं सामने आया है। यह भूल भुलैया एक समय सभी 5 प्रकार की मोहरा सेनाओं से भरी हुई थी।
पहली लहर के बाद इस विशेष दरार के खत्म होने से पहले दूसरी और यहाँ तक कि तीसरी भी होनी थी। लेकिन जैसे ही डेमियन भूल भुलैया में पहुंचा, उसने अपने हाथ के वार से उन सभी मोहरा ताकतों को अस्तित्व से मिटा दिया। उस प्रकार की शक्ति को अभी आम जनता के सामने नहीं दिखाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? डेमियन की ताकत को उससे अधिक प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं थी जितना उसने होने दिया था, लेकिन वह मुद्दे से परे था। चूंकि वे अब एक विदेशी भूमि में थे, डेमियन को इतनी गहराई से छिपने की जरूरत नहीं थी, और चूंकि उसके कार्यों के कारण वे भूल भुलैया से बाहर आ गए थे, वह अंततः उस मुख्य सिद्धांत की पुष्टि कर सका जो उसके पास तब से था जब उसने पहली बार विदेशी जातियों के बारे में सीखा था। यह कोई अलग विमान नहीं है, यह कोई अलग ब्रह्मांड भी नहीं है। नहीं, यह उससे भी अधिक गहरा था। आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे कुछ भी बता सके, लेकिन वह इसे अपने चेहरे पर छूती हवा से ही महसूस कर सकता था। इस जगह डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में उसने आज तक कभी नहीं सोचा था कि यह सच हो सकता है। इसे नकारने का कोई रास्ता नहीं था। यह जगह एक संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसे मैं जानता हूँ, उससे पूरी तरह स्वतंत्र है। अध्याय 1452 नई दुनिया 3। भूल भुलैया का निर्माण किसी भी प्रकार के समाज से बहुत दूर किया गया था। जब यह गिरा तो डेमियन और उसका समूह दूसरी दुनिया के प्राकृतिक जंगल के संपर्क में आ गए। हालांकि यह उनकी अपेक्षा से भिन्न था। यहाँ की सामान्य हवा वीरान थी। इससे यह एहसास हुआ कि पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी। सड़ीगली मिट्टी लाखों किलोमीटर तक फैली होगी और उसे शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। वह गलत निर्णय था। जबकि हवा में अभी भी वह एहसास बरकरार था। पर्यावरण अपने आप में अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के साथ काफी विविधतापूर्ण था जिसे डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वे जिस क्षेत्र में थे वह जंगल की याद दिलाता था। पेड़ प्राकृतिक रूप से लाल और कांच जैसे थे, अगर उनका रंग न होता तो लगभग पारदर्शी। आसपास के पौधों के रंग भी समान थे, जो उनके घरेलू ब्रह्मांड के जंगल के हरे और हरे भरे स्वरूप का पूरी तरह से विरोध करते थे। जानवरों की आभा उस बड़े क्षेत्र को आबाद करती है जहां वे वर्तमान में थे, लेकिन उनमें से कोई भी जानवर दूर दूर तक नहीं आया जहां उनका समूह था। ब्रह्मांड चाहे कोई भी हो, जीवित प्राणियों ने जीवित रहने को प्राथमिकता दी। भूल भुलैया के गायब होने और डेमियन के समूह के प्रवेश के बाद केवल एक मूर्ख ही पानी का परीक्षण करेगा और देखेगा कि क्या हुआ। आइए खोज शुरू करें। करीब रहें और हर चीज की रिपोर्ट करें। यदि आपको कुछ संदिग्ध या दिलचस्प दिखाई देता है तो गहराई से जानने से पहले हमें से बाकी लोगों के आने तक प्रतीक्षा करें। डेमियन ने आदेश दिया, जिसे डेरियस और तियामत ने स्वीकार कर लिया। यदि वे क्षेत्र की ठीक से जांच करने जा रहे थे तो उन तीनों के लिए अलग होना बहुत तेज था। हालांकि क्योंकि वे एक विदेशी भूमि में थे, वे परिणामों को जाने बिना बहुत अधिक दिखावा नहीं कर सकते थे। डेरियस पश्चिम चला गया, जबकि तियामत दक्षिण चला गया। डेमियन को चुनने के लिए 2 दिशाएं दी गईं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसने अपनी जागरूकता फैलाई। अन्य 2 शायद अभी अपने परिवेश को बमुश्किल ही समझ पा रहे हैं। अन्यथा हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। डेरियस और तियामत को अपने नए राज्यों में अभ्यस्त होने के लिए कम से कम कुछ समय की आवश्यकता होगी। डेमियन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण करने की अनुमति दी ताकि वे इस दुनिया के बीच में गहराई तक जाने से पहले खुद को परिचित कर सकें। दूसरी ओर, उन्हें इस तरह के बाहरी कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। उनकी जागरूकता अवरुद्ध नहीं थी। निश्चित रूप से वह अभी तक अस्तित्व जैसे कानूनों का उपयोग नहीं कर सका,
इसलिए वह पूर्ण धारणा तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी आधार जागरूकता पर्याप्त से अधिक थी। जैसे ही यह जंगल में फैला, डेमियन ने कई दिलचस्प पौधे और जीव देखे। समय के साथ इस जंगल में बने पारिस्थितिकी तंत्र ने खुद को उसके सामने खूबसूरती से प्रकट किया, जिससे उसे इस जगह और जिस दुनिया को वह जानता था, उसके बीच समानताएं और अंतर दोनों देखने को मिले। लेकिन कुछ मिनटों के बाद डेमियन ने अपनी जिज्ञासा बंद कर दी। यह बहुत अकुशल है। उन्होंने अपनी जागरूकता वापस ले ली। इसे हर दिशा में भेजने से उसे आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई, लेकिन इससे उसे जो पहले से ही दिखाई दे रहा था, उससे आगे देखने की अनुमति नहीं मिली। इसके बजाय उसने अपनी धारणा को इकट्ठा किया और उसे एक ही दिशा में तब तक धकेला जब तक कि वह और अधिक धक्का नहीं दे सका। उसने जो दिशा चुनी वह उत्तर थी। यह एक अच्छा निर्णय था, उसकी अपेक्षा से भी बेहतर, क्योंकि जैसे ही उसकी जागरूकता उत्तर की ओर उड़ी, उसने पाया कि वह एक दीवार से टकरा रहा है। अक्षरशः, यह क्या है? डेमियन ने दीवार पर बहुत जोर से देखा, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं हुआ। यह कोई भौतिक दीवार नहीं थी। यह पूरी तरह से अदृश्य और आकाशीय था, और हालांकि यह उसकी जागरूकता को अवरुद्ध कर रहा था, लेकिन इस क्षेत्र के मूल प्राणियों के लिए इसका अस्तित्व नहीं था। अजीब। डेमियन का दीवार के साथ पता लगाया गया। उसकी जागरूकता ने खुद को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जाते हुए पाया। केंद्रीय बिंदु, जो कि उसका अपना शरीर था, से दूर और दूर होता जा रहा था। तो क्या ऐसा ही है? डेमियन के मन में पहले से ही एक अनुमान था। यदि इस दुनिया के प्राकृतिक निवासियों को किसी ऐसी चीज द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया था जो उसे रोक सकती थी, तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि उसे उसकी उत्पत्ति के कारण रोका जा रहा था। यदि ऐसा है, तो उस अदृश्य दीवार ने उस क्षेत्र के किनारे को चिह्नित किया जिसे उसे डायमेंशनल क्रैक के माध्यम से आने वाले किसी व्यक्ति के रूप में पता लगाने की अनुमति दी गई थी। यह मानव निर्मित मैकेनिक जैसा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी नस्लें भी हमारी ओर से इसका अनुभव करें? डेमियन का दिमाग घूम गया। मुझे यकीन है कि उन पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कम से कम उनमें से अधिकांश तो नहीं। अगर ऐसा मामला है, तो दीवार से छुटकारा पाने के लिए एक मैकेनिक को भी साथ रखना होगा। जैसे ही उसने रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, उसके विचार तेजी से बढ़ने लगे। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह बिना किसी पूर्व जानकारी के ऐसा कर रहा है। नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद डेमियन की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया। वह अभी भी अपने व्यापक लक्ष्यों के बारे में जानता था, लेकिन नई चीजों को देखने और अनुभव करने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उस लक्ष्य पर उसी एकाग्र ध्यान को बनाए नहीं रख सकता था जिसे उसने स्वर्गीय दुनिया में रखा था। वह एक ही समय में अपनी मूल स्थिति से पूर्व की ओर चलते हुए कई संभावनाओं से गुजरा। यह क्षेत्र जो भी है, हम इसके उत्तरी सिरे पर हैं। तार्किक रूप से कहें तो, यदि हम सीधे दक्षिण की ओर जाते हैं, तो हम अन्य दो दिशाओं में जाने और दीवार का पता लगाने की तुलना में अधिक मुठभेड़ करेंगे। यदि वह गलत नहीं होता, तो तियामत सबसे पहले होता। डेमियन की धारणा में अचानक कुछ बदलाव आया, लेकिन उसने इससे बचने की कोशिश नहीं की। उसी सेकंड में किसी चीज ने डेमियन के टखने को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। अच्छा, यह तो कोई बात है। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसका टखना फिलहाल पास के एक पेड़ की शाखा से बंधे रस्सी के जाल में फंस गया था। उसे कल्पना के सबसे आदिम तरीकों में से एक द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन यही कारण था कि उसने खुद को पकड़े जाने दिया। सही का निशान लगाना। सही का निशान लगाना।
सही का निशान लगाना, 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 सही का निशान लगाना। दूर से एक अजीब सी आवाज आई। यह अपने शिकार का पता लगाने वाले सरीसृप जानवर की आवाज की तरह था, लेकिन यह अजीब तरह से गला घोंटने वाला था, जैसे कि जानवर के पास जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्यों के अलावा और भी बहुत कुछ है। डेमियन ने छतरी से झांकते हुए नजर डाली और उसने जो पाया वह था कुरंगा, एक मानव। आसपास के पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़ों से ढकी एक मादा इंसान। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, जानबूझकर एक आदिवासी पैटर्न में फैलाया गया था जो एक योद्धा के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। वह उस पेड़ के पास पहुंची जहां डेमियन पास की छतरी में अपने खंभे से लटका हुआ था, और उसने वही शब्द दोहराते हुए अपने शरीर को पशुवत तरीके से घुमाया। कुरंगा, उन हबक तिरेन्हा कोने कुरंगा। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे डेमियन नहीं पहचानता था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक भाषा थी। वह किसी प्रकार की बुद्धि वाले प्राणी, सभ्यता में जन्मे प्राणी द्वारा बनाया गया शब्द था। डेमियन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था? यह एक ऐसी भाषा थी जिसे वह नहीं जानता था। ऐसा कुछ कब से अस्तित्व में है? ग्रैंड हेवंस बाउंड्री और हेवनली वर्ल्ड में बहुत सारी प्राचीन भाषाएं थीं, जिनका अभ्यास अभी भी उन कुछ लोगों द्वारा किया जाता था जो उन्हें जानते थे, लेकिन हर कोई डिफ़ॉल्ट रूप से सार्वभौमिक भाषा बोलता था। इस अध्याय के प्रकाशन की शुरुआत एन ओ वेल बी आई एन से जुड़ी हुई है। भाषा अवरोध की अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं थी। डेमियन का अब किसी से सामना होने पर वह कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था? यह व्यक्ति एक कुंजी है। डेमियन इस अनजान व्यक्ति के असहाय शिकार की भूमिका निभाकर खुश था, क्योंकि अगर वह उसे उस स्थान पर ले जाती जहां उसके लोग इकट्ठा होते थे, तो वह उसे उससे कहीं अधिक दे रही होगी जितना उसने कभी सोचा था। एक विदेशी भूमि में एक खोजकर्ता की भूमिका। डेमियन ने पहले भी इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी भूमि वास्तव में कभी भी अज्ञात नहीं थी। इस बार अलग था। इस बार वह सचमुच प्रथम थे, और उसके कारण उसका हर अनुभव दिलचस्प था। अध्याय 1453 नई दुनिया 4। आदिवासी महिला सावधानी से डेमियन के पास पहुंची। उसने तुरंत यह नहीं सोचा कि उसे पकड़ लिया गया है, क्योंकि वह उसके जाल में फंस गया था। उसके हाथ और पैर एक सभ्य इंसान के बजाय एक जानवर की तरह एक साथ चलते थे, जिससे उसे जंगल में कहीं अधिक दक्षता के साथ युद्धाभ्यास करने की अनुमति मिलती थी, जो वह अन्यथा नहीं कर पाती थी। यह जीवित रहने के लिए मानव शरीर द्वारा किया गया एक स्पष्ट अनुकूलन था, लेकिन डेमियन ने इसकी अच्छी तरह से सराहना की। वह अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां सुंदरता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। डेमियन की 4 पत्नियां थीं। जब वह उनके अलावा अन्य महिलाओं को देखता था, तो आकर्षण की बात तो दूर, वह शायद ही उन्हें महिलाओं के रूप में भी पहचान पाता था। उसकी आंखें भी उदासीन थीं। इसलिए इस महिला की विदेशी खूबसूरती के बावजूद डेमियन के मन में ऐसे कोई विचार नहीं थे। हालांकि उसका ध्यान उसके शरीर पर था। जिस तरह से उसकी मांसपेशियां लचीली और हिली, जिस तरह से वे उन जगहों पर उभरी थी जहां वे आम तौर पर नहीं उभरती थी, और जिस तरह से वे उसके जीवन के तरीके के कारण विकसित हुई थी, डेमियन को इसमें बेहद दिलचस्पी थी। उसे इस बात में और भी दिलचस्पी थी कि उसने अपनी शक्ति कैसे विकसित की, लेकिन वह उसे अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत किए बिना नहीं देख सकता था, जो कि वह जो चाहता था उसके विपरीत था।
महिला पहले ही उससे संपर्क कर चुकी थी। वह उस पेड़ की शाखा के ऊपर से उसे घूर रही थी जिस पर वह लटका हुआ था, उस अजीब तरीके से अपनी जीभ चटका रही थी। सही का निशान लगाना, 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 सही का निशान लगाना। सबसे पहले डेमियन ने मान लिया कि यह किसी प्रकार का इकोलोकेशन या कुछ इसी तरह का था, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसके विचार बदल गए हैं। हर बार जब वह अपनी जीभ चटकाती थी, तो ऊर्जा की एक लहर सूक्ष्मता से वातावरण में फैल जाती थी। इसने उसके दिल की धड़कन, उसकी सांस और यहाँ तक कि उसके सूक्ष्म भावों को भी दर्ज किया जब उसने शिकार होने का नाटक किया था। वह पानी का परीक्षण कर रही है। इस जंगल के जीवों के पास संभवतः अपनी स्वयं की समान प्रणालियां थी। यदि डेमियन ने उसके क्लिक का जवाब दिया, तो वह उसे एक खतरे के रूप में दर्ज करेगी और उसे बेअसर करने के लिए उपाय करेगी। अगर उसे उसकी सांस लेने या दिल की धड़कन में कुछ भी गलत लगता, तो वह वैसा ही करती। यह एक दिलचस्प तरीका था, उसके बारे में बाकी सभी चीजों की तरह बिल्कुल पाश्विक, लेकिन यह बिल्कुल प्रभावी था। यहाँ तक कि डेमियन को भी खुद को नियंत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने दिल की धड़कन और सांस को नियंत्रित करना पड़ा ताकि ऐसा लगे कि वह बेहोश है। वह कब जा रही है? उत्तर मिलने से पहले उसे अपना पूरा प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला। महिला ने उस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया जिससे वह बंधा हुआ था और उसे पेड़ पर खींच रही थी। ऐसा करने में उसने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया, वह उसके छोटे शरीर की क्षमता से कहीं अधिक थी, लेकिन उसके पूरे ढांचे में मौजूद दुबली मांसपेशियों ने उसे इसे आसानी से करने की अनुमति दी। डेमियन का शरीर उसके कंधे पर ऐसे लटका हुआ था जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। सही का निशान लगाना, 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 सही का निशान लगाना। वह दूसरी दिशा में मुड़ी और फिर से अपनी जीभ चटकाई। अपने परिवेश को आश्वस्त करने के बाद वह अगले पेड़ पर चढ़ गई। झपट्टा मारना। वाह! उस क्षण डेमियन ने लगभग अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही वे अगले पेड़ पर पहुंचे, वे उसके पार वाले पेड़ पर पहुंच चुके थे। जैसे ही महिला आगे बढ़ी, हवाएं तेज हो गई। उसकी गति त्रुटिहीन थी, विशेषकर उस अतिरिक्त वजन को देखते हुए जो वह ले जा रही थी। वातावरण धुंधला सा हो गया। यदि किसी सामान्य प्राणी को इस गति से ले जाया जाए, तो हवा के तीव्र दबाव से उसका शरीर फट जाएगा। वास्तव में यह समझने के लिए कि महिला कितनी शक्तिशाली थी, डेमियन के वजन का उल्लेख करना आवश्यक था। डेमियन का वजन एक औसत आदमी के बराबर नहीं था। उसके वजन के हिसाब से यदि वह अभी भी नश्वर होता, तो उसका वजन लगभग 200 पाउंड होता, चाहे दे या ले। हालांकि वह किसी नश्वर के करीब नहीं था। डेमियन के शरीर में कई बदलाव हुए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके शरीर के अंदर छिपी ऐसी शक्ति के साथ सामान्य वजन बनाए रखना असंभव था। डेमियन का वजन कम से कम कई हजार टन था। वह सामान्य स्थिति में इस वजन को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। इससे न तो उसे कभी कोई बाधा पहुंची, न ही दूसरों को इसका एहसास हुआ। यह एक विशेष मामला था जहां उन्हें इसे विनियमित करना बंद करना पड़ा। फिर भी महिला उसे आराम से ले जा रही थी। अगर वह उनकी सभ्यता के औसत शिकारी की तस्वीर है, तो मैं वास्तव में उन्हें कम नहीं आंक सकता। ताकत सामान्य थी। एक देवता के लिए हजारों टन का कोई मतलब नहीं था। भले ही डेमियन ने कभी अपना वजन नियंत्रित नहीं किया, चाहे वह उसकी पत्नियां हों या अन्य,
किसी को भी उसे उठाने या इधर-उधर खींचने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यह महिला कोई शक्तिशाली अभ्यासी नहीं थी। उसके शरीर में मन प्रशिक्षण का कोई लक्षण नहीं था। यह स्पष्ट रूप से उसकी उत्पत्ति से उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि नॉक्स और फॉरेन रेस वैनगार्ड के सदस्यों के शरीर में मन प्रशिक्षण के स्पष्ट संकेत थे। यह अध्याय सबसे पहले N0 वेल BJN प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। इस जनजातीय समाज द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथा पद्धति आदर्श से भिन्न थी। एक और दिलचस्प तथ्य डेमियन को उनसे मिलने से पहले ही महसूस हो गया था। महिला अत्यंत अपनेपन के साथ जंगल के रास्ते दौड़ी। वह अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए एक रेखीय पथ पर नहीं चली, ताकि यदि डेमियन उतना तटस्थ न हो जैसा उसने सोचा था, तो वह उसके घर के स्थान का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। सिर्फ डेमियन ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी जानवरों से वह सावधान रहती थी। लेकिन अंततः वह फिर भी गांव पहुंच गई। उसके कदम भारी हो गए और गति धीमी हो गई। जल्द ही डेमियन ने एक बार फिर उसकी आवाज सुनी। उमक कम्हा तन कुरुंगहा दी पेथोल रीवीन निकटेन। यह पर्याप्त नहीं है। सेन। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले महिला ने एक व्यक्ति, जाहिर तौर पर उसके गांव के अन्य सदस्य, के साथ थोड़ी बातचीत की। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता। उनकी भाषा हमारी भाषा से कोई समानता नहीं रखती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मोटे तौर पर मान सकता हूँ कि वे क्या कह रहे हैं। कुरंगहा शब्द वह शब्द था जिसे डेमियन ने दूसरों की तुलना में अधिक सुना था। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल उन्हीं के संदर्भ में किया जा रहा था। बाकी लोगों के लिए डेमियन को कोई पता नहीं था, लेकिन वे शायद चर्चा कर रहे थे कि उसके साथ क्या करना है। वे आदिवासी लोग थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि डेमियन जंगल में रहने वाला कोई जानवर नहीं था। वे शायद उसकी उपस्थिति से भ्रमित थे। सवाल यह था कि वे उस भ्रम का जवाब कैसे देंगे। डेमियन अपनी जागरूकता नहीं फैला सका या अपनी आंखें नहीं खोल सका, इसलिए वह गांव को केवल अपने प्राकृतिक स्थानिक संबंध से ही देख सका। यह पेड़ों में समा गया था। वह अपने आसपास के आवासों और सुविधाओं का सटीक विवरण नहीं बता सका, लेकिन वे उन सामग्रियों से भिन्न सामग्री से बने थे जो उसने पहले देखी थी, और उनमें संरचनात्मक अखंडता थी जिससे उनके बीच टेलीपोर्ट करना कुछ हद तक मुश्किल हो गया था। ग्राम समाज जमीन पर नहीं, आसमान पर था। महिला अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले डेमियन को छत की कई परतों तक ले गई। उस समय वह उसे एक इमारत में ले गई और फर्श पर फेंक दिया। लानत है, समय पर्याप्त नहीं। डेमियन एक सेल में था। वह इसके बारे में निश्चित था। दुर्भाग्य से जब वह उसे यहाँ ला रही थी तो उसे गांव से बाहर निकलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। वह बहुत तेज थी। जहां तक मैं बता सकता हूँ, वे जितना मैंने मूल रूप से सोचा था उससे कहीं अधिक उन्नत है। ऐसा लगता है मानो वे पुरानी सभ्यता के ज्ञान के साथ एक उभरती हुई सभ्यता है, लेकिन किसी कारण से वे केवल कुछ पहलुओं में ही विकास कर रहे हैं और बाकी को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह संभवतः उनके पर्यावरण का उत्पाद था। जंगल ने उन्हें कई सुविधाओं के लिए जगह नहीं दी, लेकिन उन्होंने फिर भी यहीं रहना चुना, जिसका मतलब था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो रहने लायक है। डेमियन ने अपनी आंखें खोलने से पहले थोड़ा इंतजार किया, और सबसे पहली चीज जो उसने देखी, कुटिलता से मुस्कुराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तुम लोग। उसके सामने दो बहुत परिचित लोग थे जिनके चेहरे पर दो बेहद शर्मिंदा भाव थे। ऐसा लग रहा था कि डेमियन अकेला नहीं था जिसे पकड़ लिया गया था। लेकिन
उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने जानबूझकर ऐसा किया था। हाँ हाँ, डेमियन आश्चर्य से हंसा। यह काफी दिलचस्प स्थिति है। अध्याय 1454 गहना जनजाति 1। तो तुम दोनों को क्या हुआ? चूंकि वे वैसे भी एक कोठरी में फंसे हुए थे, डेमियन ने सोचा कि उसे भी पूछना चाहिए। ठीक है, डेरियस पहले बोला। मैं गिर गया, एक गड्ढे में। सच कहूं तो जब उसे बमुश्किल पता चला कि क्या हुआ, वह सामान्य दिनों की तरह जंगल में घूम रहा था और अपने आसपास की हर चीज को आश्चर्य से देख रहा था जब उसने अचानक खुद को एक गड्ढे के नीचे पाया। यह कोई गहरा गड्ढा भी नहीं था। डेरियस के पास बाहर कूदने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी, लेकिन किसी कारण से वह कुछ भी नहीं कर सका जो उसने सोचा था। उसे अचानक पकड़ लिया गया। छेद में बिताए उन कुछ सेकंडों में उसे एक अत्यंत शक्तिशाली पदार्थ द्वारा शांत कर दिया गया था। वह मर गया, और जब वह दोबारा जागा तो वह यही था। तियामत के लिए भी ऐसा ही था। बेशक वह इतनी आसानी से नहीं पकड़ी गई, लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद जिसमें कई आदिम जाल शामिल थे जो अजीब रूप से शक्तिशाली थे, उसे भी शांत किया गया और यहाँ लाया गया। वे दोनों सिर्फ इसलिए कमजोर नहीं थे क्योंकि उन्हें दबा दिया गया था। डेमियन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें वास्तव में पकड़ लिया गया था, और उस समय इतने नियमित तरीकों से। उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह जनजाति वास्तव में कुछ विशेष है। डेमियन ने दोनों को चेतावनी नहीं दी या उनकी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। चूंकि वह जानता था कि वह क्या कर सकता है, उसने आदिवासी गांव के बारे में अपनी धारणा बदलने का विकल्प चुना। और सवाल उठ खड़ा हुआ, मुझे ट्रैंकुलाइज क्यों नहीं किया गया? वास्तव में कोई उत्तर नहीं था, लेकिन यह एक प्रश्न था जिसे पूछा जाना था। वैसे भी क्या योजना है? तियामत और डेरियस ने संरचना के लिए डेमियन की ओर देखा, लेकिन उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ दिलचस्प है। मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ। हमें अपने मुख्य लक्ष्य में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह एक बेकार प्रयास है। डेमियन को उनके वर्तमान ठिकाने का सर्वेक्षण करने का अधिक मौका नहीं मिला, लेकिन वह अपनी धारणाओं के बारे में निश्चित था। यहाँ कुछ था, और यह जनजाति इससे काफी हद तक संबंधित थी। पहले से महिला को देखने के बाद वह उनके बारे में और जानना चाहता था। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सत्ता के उपयोग के उनके तरीके, वह इसका अध्ययन करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि यह उन परंपराओं से कैसे भिन्न है जिन्हें वह जानते थे। और जंगल की घनी मैना गतिविधि के साथ, यह उसके लिए विदेशी ब्रह्मांड के नियमों से परिचित होने के लिए एक शानदार जगह थी। तियामत ने कहा, आप जो भी करना चाहेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। डेरियस ने कहा, यहाँ भी वही बात है। आप नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बेहतर निर्णय ले सकता हूँ। डेमियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिलहाल हमें शांत रहना चाहिए। अपनी ताकत को नियंत्रित रखें और बिना सोचे समझे ग्रामीणों को भड़काए नहीं। हमें किसी भी चीज से पहले उनके अच्छे पक्ष में आने की जरूरत है। ग्रामीणों ने वर्तमान में उन्हें किसी प्रकार के खतरे के रूप में देखा, जो कि वे आम तौर पर सामना करते थे उससे अलग। उनके कारावास से इतना तो पता चल ही गया। हालांकि चूंकि डेमियन का समूह अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए ग्रामीणों ने तुरंत अपने नुकीले दांत नहीं दिखाए। इसके बजाय ऐसा लगा कि उन्होंने अधिक सोच समझकर रास्ता चुना है। डेमियन, तियामत और डेरियस कई दिनों तक अपनी कोठरी में रहे। हर कुछ घंटों में
एक ग्रामीण जेल में प्रवेश करता था और उनके लिए भोजन लाता था। कहा गया कि ग्रामीण उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे या उनकी ओर देखेंगे भी नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि लोग यात्रियों के उस समूह के बारे में कितने उत्सुक थे जो उन्हें मिला था। डेमियन का समूह उनके जैसा नहीं दिखता था। उनकी त्वचा सफेद थी, उनका शरीर लंबा और चौड़ा था, और उनसे किसी विदेशी चीज जैसी गंध आ रही थी, जिसका सामना ग्रामीणों ने पहले कभी नहीं किया था। ग्रामीणों के प्राकृतिक भूरे रंग और जंगल में तेजी से आवाजाही और शिकार के लिए अनुकूलित छोटे शरीर के कारण डेमियन का समूह व्यावहारिक रूप से उन्हें एलियंस की तरह दिखाई देता था। यहाँ तक कि तियामत भी, जिनकी त्वचा उनसे कुछ हद तक मिलती जुलती थी। उन्होंने तीनों को 3 दिनों से अधिक समय तक कैद में रखा, शक्ति प्रदर्शन या कुछ इसी तरह के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह तय करना था कि वे उनके साथ क्या करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई निष्कर्ष आसानी से नहीं निकला। लोगों के बीच कई बार बहस भी हुई। कुछ रूढ़िवादी जनजाति के सदस्य उन्हें मार डालना चाहते थे, जबकि कुछ शांतिवादी लोग उन्हें दूर भेजना चाहते थे और दिखावा करना चाहते थे कि वे यहाँ कभी थे ही नहीं। कुछ लोग यह जांचना चाहते थे कि क्या वे शिकार हैं, और कुछ अन्य लोग उन्हें जानना चाहते थे और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते थे। गांव में केवल कुछ 100 लोगों का घर था, लेकिन वे एक एकजुट परिवार थे। इतने महत्वपूर्ण मामलों पर आसानी से निर्णय नहीं हो सका। आखिरकार परिणामों पर विचार करना ही था। फिर भी समझौते के कोई संकेत नहीं मिलने पर 3 दिनों की बहस के बाद डेमियन के समूह को जेल की कोठरी से बाहर निकाला गया और लोगों के सामने लाया गया। वे गांव से घिरे हुए जमीन पर एक ऊंचे मंच पर खड़े थे। लोग हर जगह बालकनियों और पेड़ों की चोटी पर खड़े थे और असंख्य भावों से उन्हें देख रहे थे। डेमियन ने उस महिला को भी पकड़ लिया जिसने उसे भीड़ में पकड़ लिया था। वह सिर पर पंखों का मुकुट पहने एक बूढ़ी औरत के पीछे खड़ी थी, जो जाहिर तौर पर जनजाति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। बूढ़ी औरत 10 बुजुर्ग शख्सियतों में से एक थी जो डेमियन के समूह के सामने एक परिषद की तरह बैठी थी और उनका मूल्यांकन कर रही थी। जिस तरह से बाकी आदिवासियों ने उनका सम्मान किया और उन्हें जगह दी, उससे यह स्पष्ट था कि वे ही इस समूह के मुख्य निर्णय निर्माता थे। उम्बक तारिक, एरिया तीशा कानी कुरंगहा, गे हर्ष तोपन गोलंग, पेन निहानो कुरंगहा दी गहना, लोपर नी कोलाहर कुरंबारा बोनी, गहन्ना नी पोला तरादे, एसरा पोलक दी नेती, हेरिट। बड़े बूढ़े अपनी अपनी भाषा में बहस करते हुए आगे पीछे चले गए। उनमें से 10 में से 9 उस भयंकर बहस में भाग ले रहे थे जो समय के साथ और तेज होती गई। हथियार फेंके गए, डेमियन के समूह की ओर कई इशारे किए गए। कोई भी मित्रवत नहीं लग रहा था। यह एक अराजक दृश्य था। देखने वालों के भावों से पता चलता है कि इस तरह का संघर्ष अक्सर नहीं होता था, लेकिन जनजाति विभाजित थी। उन संवेदनशील प्राणियों के समूह से कैसे निपटना है, इस पर उनके बीच स्पष्ट विभाजन था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। एकमात्र व्यक्ति जो इसमें शामिल रहा, वह पंखदार मुकुट वाली बुजुर्ग महिला थी। वह कुछ नहीं बोली। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0 वेल BJN के माध्यम से हुई। उसकी नज़र डेमियन पर टिकी रही, और उसकी नज़र को महसूस करते हुए डेमियन ने उसकी ओर देखा। जब उनकी आंखें मिली तो कुछ रहस्यमय हुआ। जिप। यह किसी वस्तु के अविश्वसनीय रूप से तेजी से चलने की आवाज थी, लेकिन कुछ भी नहीं हिल रहा था। यह एक ध्वनि थी जिसे केवल डेमियन और मुकुटधारी बुजुर्ग ने सुना था। बिजली जैसी ध्वनि उनकी निगाहों के बीच आगे पीछे घूम रही थी। उन्होंने किसी प्रकार का संबंध या ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था।
लेकिन वहां कुछ था। ऐसा लगा जैसे उन दोनों को एहसास हो गया कि उनके उद्देश्य एक दूसरे के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। या शायद यह कुछ गहरा था। डेमियन इसे ठीक से समझा नहीं सका। यह उस चीज के समान नहीं था जिसे उसने पहले अनुभव किया था, लेकिन वह जानता था कि यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, ताजपोशी बुजुर्ग ने अपने हाथों में पकड़ी छड़ी को जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट आवाज ने सबको चुप करा दिया। चाहे वे अन्य बुजुर्ग हों या एकत्रित गपशप करने वाली भीड़, उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। संता एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। हाँ। मुकुटधारी बुजुर्ग संत धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। टन कुरुंगहा गा रेजनी गहना। उसने ये शब्द कहे और तुरंत भीड़ में हंगामा मच गया। गड़गड़ाहट। उसके कर्मचारियों ने फिर से जमीन पर प्रहार किया। सियन। वह चिल्लाई, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। भाषा संबंधी बाधा के बावजूद डेमियन समझ सकती थी कि उसने उन सभी को चुप रहने के लिए कहा था। एक तरफ से गंदी निगाहें उस पर पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ से तीव्र जिज्ञासा हो रही थी। इन लुक्स ने डेमियन को भी फैसले को स्पष्ट कर दिया। यह अच्छा था कि ये लोग काफी अभिव्यंजक थे। उन्हें रहने की अनुमति दी जाएगी। संत ने जो कहा वह कुछ इसी तर्ज पर था, और वह इसका अंत था। डेमियन और बाकियों को उनकी कोठरी में वापस ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन्हें जो उपचार मिला वह उस समय की धक्का मुक्की और खींचतान से बहुत दूर था जब उन्हें पहली बार बाहर लाया गया था। दिन के भीतर जब वे अपनी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक बार फिर बाहर निकाल दिया गया। पास की एक झोपड़ी जो स्पष्ट रूप से हाल ही में बनाई गई थी, विशेष रूप से उनके रहने के लिए। यह इतना आसान था। शायद विश्वास हासिल नहीं हुआ था और शत्रुता अभी भी व्याप्त थी, लेकिन डेमियन और उसके समूह को गांव में रहने की अनुमति दी गई थी। बिना कुछ किए ही जो निष्कर्ष निकला, उसका काफी स्वागत किया गया। आगे क्या हुआ? तीन में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अध्याय 1455 गहना जनजाति 2। एक साल। किसी को इसका एहसास होने से पहले ही वह उड़ गया। सेंटिस की मंजूरी के साथ डेमियन की तिकड़ी को गांव में रहने की अनुमति दी गई, हालांकि यह कोई बिना शर्त बात नहीं थी। वे तीनों गांव वालों के हिसाब से बहुत ज्यादा असंस्कृत थे। वे कोई भाषा नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि जंगल में ठीक से शिकार कैसे किया जाता है, और वे दुनिया के उन रीति रिवाजों को नहीं जानते थे जो बाकी सभी जानते थे। संत ने उन्हें रहने की अनुमति दी, लेकिन उनसे लंबे समय तक रुकने की उम्मीद नहीं थी। उसने मूल रूप से उन्हें मुक्त कर दिया और उन्हें वह करने की अनुमति दी जो वे चाहते थे। हालांकि डेमियन ने रुकने का फैसला किया। चूंकि यही मामला था, उन्हें खुद को गांव में आत्मसात करना पड़ा। वह एक नए जीवन की शुरुआत थी। यदि डेमियन का समूह भोजन और आश्रय चाहता था, तो उन्हें जनजाति के लिए योगदान करने की आवश्यकता थी। जहां तक ऐसा करने का प्रश्न है, पिछला वर्ष वास्तव में इसे समझने के लिए एक सीखने वाला अनुभव था। वे तीनों अलग हो गए, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी विशिष्टताएं थी। तियामत को गांव की महिलाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। बेशक उसके पास इस बारे में कहने के लिए कई बातें थी, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उन्हें यहाँ रहना था, तो उन्हें गांव के तौर तरीकों का पालन करना होगा। हालांकि सौभाग्य से यह भारी पितृसत्ता या मातृसत्ता वाली जनजाति नहीं थी। वहाँ कई अलग अलग भूमिकाओं में महिलाएं थीं, इसलिए तियामत निश्चित रूप से एक गार्ड या कुछ और बन सकती थी।
लेकिन आदिवासी महिलाएं अलग तरह से सोचती थी। जब वे उसे ले गए तो डेमियन ने उसे पूरे वर्ष के दौरान दोबारा नहीं देखा जब वे यहाँ थे। वह केवल इतना जानता था कि वह ठीक थी। आखिरकार जनजाति खुले तौर पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी। उनमें से अधिकांश इन लोगों के बारे में उत्सुक थे जो उनकी भूमि पर इतने रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए थे। वह समूह तियामत वाला था, इसलिए डेमियन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह क्या कर रही है। डेरियस की भूमिका अधिक आश्चर्यजनक थी। डेरियस एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल युद्ध के बारे में सोचता था। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रतिभाशाली या किसी अन्य चीज के लिए उपयुक्त नहीं समझा, नहीं वह ऐसा बनना चाहते थे। आदिवासियों ने ऐसा नहीं सोचा। वे उसे अपने फोर्ज में ले गए। वह वहां एक प्रशिक्षु बन गए, जहां भाषा से अधिक शारीरिक भाषा मायने रखती थी, और लोहारों से सीखना शुरू किया। जिस पल उनकी नज़र उस पर पड़ी, उसी क्षण से उन्होंने उसके अंदर की ज्वाला को देख लिया था। वह लौ जंगली और अदम्य थी, लेकिन इतनी सुंदर थी कि कोई भी लोहार उसका विरोध नहीं कर सका। वे ऐसी लौ को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने अपने हितों को पूरा करने और उसकी मदद करने के लिए डेरियस को लाने का फैसला किया। डेरियस और तियामत अक्सर गाँव नहीं छोड़ते थे। उन्हें अपनी भूमिकाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, और जबकि तियामत की स्थिति अभी भी अनिश्चित थी, डेरियस के पास अपनी इच्छानुसार जंगल में प्रवेश करने की ताकत नहीं थी। पहले तो आदिवासियों ने सोचा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि वे अभी तक डेमियन से नहीं मिले थे। डेमियन ने अपने समूह के किसी भी व्यक्ति से, विशेष रूप से जनजाति के पुरुषों से, सबसे अधिक शत्रुता आकर्षित की। कुछ देर तक उसने सोचा कि क्यों, लेकिन उत्तर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मूर्खतापूर्ण था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कोई अपमानजनक काम किया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह मजबूत था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक शिकारी बन गया था, जो जनजाति के भीतर सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक था, और उसने बड़ों और अपने साथियों से बड़ी मात्रा में प्रशंसा प्राप्त की थी। ऐसा इसलिए भी नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि संतनी उसकी रक्षा कर रही थी। नहीं, बल्कि यह उस महिला के कारण था जो पहले दिन से ही उसके पक्ष में थी। वही महिला जिससे वह स्थानीय भाषा सीख रहा था, और वही महिला जिसने उस पर तब कब्जा कर लिया था जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। वह जनजाति के लिए कुछ हद तक प्रिय थी। डेमियन के प्रति दिखाई गई शत्रुता गलत प्यार जैसी कोई छोटी-मोटी बकवास नहीं थी, बल्कि यह उन सैकड़ों पुरुषों की सुरक्षा थी जो उसके लिए बड़े भाई की तरह थे। उसका नाम थालिया था। जनजाति में एक परंपरा थी जहां कई कारकों के आधार पर केवल उन लोगों को उपनाम दिया जाता था जो विवाहित थे, इसलिए उनके पास अभी तक कोई उपनाम नहीं था। उसने शुरू से ही डेमियन में रुचि दिखाई थी। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0 वेल BJN के माध्यम से हुई। पहले तो वह इसे समझ नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे उसने उसे भाषा सिखाई, वह उसके तर्क और चरित्र से अधिक परिचित हो गया। वह चंचल स्वभाव की थी। उसे जंगल घूमना और दुनिया के बारे में और अधिक समझना पसंद था। उसे वास्तव में किसी अन्य की तरह शिकार करने में आनंद आया, और जब वह ऐसा कर रही थी, जबकि वह बेहद गंभीर दिख रही थी, उसका आनंद डेमियन द्वारा कभी देखे गए किसी भी चीज से परे था। वह एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति थी जो पूरी जनजाति को अपने परिवार के रूप में देखती थी, और वह संत की उत्तराधिकारी भी थी। थालिया ने डेमियन में दिलचस्पी ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जब उसने पहली बार उसे पकड़ लिया था तो उसने उसे कैसे बेवकूफ बनाया था।
वह जनजाति के तरीकों की तुलना में उसकी ताकत, रहस्यमय और गूढ़ता को देखना चाहती थी, और वह यह समझना चाहती थी कि वह कैसे शिकार करता था। वे तेजी से दोस्त बन गए। और उसके लिए धन्यवाद। डेमियन ने जनजाति के साथ एक आसान वर्ष बिताया जहां उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सीखा। वे गहना जनजाति थे। वे कम से कम दसियों पीढ़ियों से इस जंगल में रह रहे थे, और उनकी संस्कृति इतनी अनोखी थी कि डेमियन हर दिन कुछ नया देखकर मोहित हो जाता था। जिस वातावरण में वे रहते थे, उनका यह पवित्र जंगल एक विविध वातावरण था जिसमें साफ पानी की नदियां, पहाड़ और रहस्यमय किस्म के प्राणियों से भरी भूमि के विशाल हिस्से थे। उनका शिकार करना सीखना, उन्हें तैयार करना और पकाना सीखना, यह सीखना कि जनजाति के लिए उनका क्या मतलब है। डेमियन को फिर से एक बच्चे की तरह महसूस हुआ, जिसे हाल ही में व्यापक दुनिया से परिचित कराया गया था। गहना जनजाति के लिए आज एक और नियमित दिन था। डेमियन और थालिया अभी-अभी अपने शिकार से लौटे थे। अपने साथ एक विशाल तेंदुए जैसा विदेशी जानवर का शव लाए थे। हमेशा की तरह प्रवेश द्वार पर लोगों की एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया, और सभी ने उनकी हत्या के लिए उनकी प्रशंसा की। एक बार फिर डेमियन और थालिया उस चीज का शिकार करने में कामयाब रहे जिसे कोई भी अन्य शिकारी छू नहीं पाया। यह एक ऐसा भोजन था जो पूरे गांव को खुद ही खिला देता था, जिसका मतलब था कि बचा हुआ मांस बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता था। जनजाति खुश कैसे नहीं हो सकती? डेमियन के कुरंगहा होने के बावजूद गहना जनजाति का शब्द विदेशी है। ऐसे कई लोग थे जो पहले से ही उसे अपनी जनजाति का हिस्सा मानते थे, अपने परिवार का सच्चा सदस्य मानते थे। यह सिर्फ 1 साल में हुआ, और डेमियन अपेक्षा से कहीं अधिक आनंद ले रहा था। जनजाति में जीवन बहुत अच्छा था, यह सचमुच था। लेकिन उसके दिमाग में डेमियन को हमेशा अपना मूल लक्ष्य याद रहता था। कुछ चीजें थी जो उसे करनी थी, जिसका मतलब था कि यह अच्छा बिताया हुआ समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। डेमियन ने इसके बारे में सोचते हुए मन ही मन आह भरी। वह क्षण निश्चित रूप से दुखद होगा, लेकिन यह अपरिहार्य था। हालांकि यह निकट भविष्य में नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचे बिना अपने समय का आनंद लेने की अनुमति दी। जब वह गांव से गुजर रहा था तो उसके दिमाग में अजीब विचार भर रहे थे, और जब अंततः वह उनसे छुटकारा पा गया तो उसने उसे बुलाने वाली आवाज सुनी। टेर, महान शिकारी। उसकी नजरें उस ओर घूम गईं, जहां एक छोटी सी महिला न जाने कब प्रकट हो गई थी। वह उसे जनजाति की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा दी गई उपाधि से बुला रही थी, इसलिए उसे पता था कि वह यहाँ आकस्मिक से अधिक व्यवसाय के लिए आई थी। वहाँ कुछ था। डेमियन के शब्द थोड़े अटपटे थे, क्योंकि वह अभी भी इस भाषा का आदी नहीं था, लेकिन उसने अपनी बात अच्छी तरह से समझा दी। छोटी महिला ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अपेक्षाकृत गंभीर थी। संतनी ने तुम्हें बुलाया है। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। जिस संत को उसने उस दिन से नहीं देखा था, उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दी गई। उसे उससे क्या चाहिए था? अध्याय 1456 गहना जनजाति 3। संत गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर, आसपास के जंगल की छतरी से लगभग ऊपर एक बिंदु पर रहते थे। कहा जाता है कि गहना लोगों की पवित्र महिला में आत्माओं से बातचीत करने की क्षमता होती थी। इस क्षमता ने उसे उपरोक्त महान व्यक्ति गहना जनजाति की स्वर्ग की व्याख्या से भी संबंध दिया। उसका निवास पाने के लिए, जिसका उद्देश्य उसे सर्वोच्च शक्ति से सबसे अधिक जोड़े रखना था, किसी को रस्सी के पुलों के एक जटिल सेट और आसपास के पत्तों से बनी अद्वितीय तैरती संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी।
इस तक पहुंचना जानबूझकर कठिन बनाया गया था, लेकिन गांव के लोग बिना किसी परेशानी के वहां पहुंच सकते थे। स्वाभाविक रूप से डेमियन के पास उतनी जान पहचान नहीं थी जितनी उनके पास थी, लेकिन 1 साल तक गांव में रहने के बाद उसके लिए साथ चलना आसान हो गया क्योंकि छोटी महिला ने उसे इस सब में मार्गदर्शन किया। जब वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे तो डेमियन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह कितना विनम्र था। गांव के सभी घरों और सुविधाओं का डिजाइन लगभग गोलाकार था। वे बिल्कुल सुंदर लग रहे थे और वास्तुशिल्प कौशल का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन थे। ये सुविधाएं आम तौर पर अपेक्षाकृत समान थी, लेकिन हर किसी को अपने निवास स्थान को सजाना पसंद था। गांव के घरों को उनके विभिन्न रंगों और बाहर की गई सजावट से अलग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ डेमियन के अपने ब्रह्मांड में मौजूद चीजों के समान थे। हालांकि सेंटिस के घर ने लकड़ी के प्राकृतिक फीके लाल रंग को बरकरार रखा, जिससे इसे बनाया गया था और इसमें विशेष रूप से कोई विशेषता नहीं थी। यह सबसे सामान्य दिखने वाला आवास था। आकाश में इसकी स्थिति इसके वास्तविक कद के बारे में काफी कुछ बताती थी। घर में प्रवेश करते हुए डेमियन को उसके गाइड ने अकेला छोड़ दिया था, जिसका उद्देश्य बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ना था। घर बहुत बड़ा नहीं था। यह केवल लगभग 30 मीटर की दूरी पर था, इसलिए डेमियन जहां खड़ा था वहां से दूसरी तरफ देख सकता था। हालांकि घर को 2 हिस्सों में अलग करने वाला एक पर्दा था और सेंटिस से मिलने के लिए डेमियन को पहले पर्दे के माध्यम से चलना पड़ता था। यह एक प्रकार का समारोह था जो उसके शरीर को शुद्ध करेगा और उसे एक ऐसी दुनिया में अनुकूलित करेगा जहां आत्माएं प्रकट हो सकें। बेशक डेमियन अत्यधिक साजिश की भावना के साथ आगे बढ़ा। जब वह वहां से गुजरा तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने सोचा था, संत की आवाज उसके सामने अंतरिक्ष से आई। उसकी आकृति अभी भी उसकी दृष्टि में प्रकट नहीं हुई थी। N0 बेल बायन ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। आप बाकियों की तरह नहीं हैं। उनके शब्द अपेक्षाकृत सरल थे क्योंकि उन्होंने डेमियन जैसे गैरदेशी वक्ता को समझने के लिए अपने भाषण को धीमा कर दिया था। लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि जब वह पर्दे के माध्यम से गुजर रहा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए था। संतिस। डेमियन ने सम्मान दिखाने के लिए हल्के से झुककर अपना अभिवादन दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं। आओ बैठो। संता ने उसे आगे आने का इशारा किया। उसे देखने में सक्षम न होने के बावजूद वह अभी भी इशारा महसूस करता था और जानता था कि कहाँ बैठना है। वह 5 कदम आगे चला और जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। उसके पीछे एक छोटा सा गद्दी मिला जो पहले मौजूद नहीं था और उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। यह वही लकड़ी का घर था। हालांकि सेंटिस अब डेमियन के सामने कुछ ही फीट की दूरी पर मौजूद थी। उनके बीच एक छोटी सी मेज थी। क्या आपने हमारे घर का आनंद लिया? संत ने एक सरल प्रश्न पूछा। वह वैसी ही लग रही थी जैसी पहली बार डेमियन ने उसे देखी थी। शुद्ध सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला। उसके चेहरे पर झुर्रियां मौजूद थी, लेकिन हर झुर्रियां उसके जीवन की एक कहानी बयां कर रही थी। अपने घर में आराम से रहने के बावजूद उसके सिर पर पंख का मुकुट बना रहा। यह उसकी स्थिति का संकेत था और अनंत काल तक उसका सिर नहीं छोड़ेगा। वह इसे मृत्यु में भी लेकर रहेगी। डेमियन को हमेशा इस महिला से एक गहन आभा महसूस होती थी। इससे यह समझ में आया कि उसके पास संतिस जैसी स्थिति थी। वह इसके लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त लग रही थी। लेकिन डेमियन को अभी भी नहीं पता था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। बातचीत के प्रवाह का अनुसरण करते हुए उन्होंने जवाब दिया, यह एक शानदार जगह है। आपका स्थान वैसा नहीं है।
जैसा मैंने पहले कभी देखा है। मम, आप विदेशी हैं। संत ने ऐसे सिर हिलाया मानो यह स्वाभाविक हो। यह दुनिया आपके लिए नई है, नहीं? डेमियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। विदेशी शब्द उन्हें हमेशा परेशान करता था। स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट थी। चूंकि वे जनजाति के नहीं थे, वे विदेशी थे। हालांकि अब यह स्पष्ट था कि उनके मामले में अर्थ गहरा था। आपकी तरह यहाँ मौजूद नहीं है। संत ने ऐसे बात की मानो वह डेमियन के संदेह को समझ गई हो। अस्तित्व में नहीं है, डेमियन ने प्रतिध्वनि की। हाँ। संत ने फिर सिर हिलाया। आप। इस दुनिया में आपके जैसा कुछ नहीं। क्या यह दिखावे की बात थी? यह सच था कि डेमियन ने केवल त्वचा के ऐसे रंग देखे थे जिन्हें उसके अपने ब्रह्मांड में अप्राकृतिक माना जाएगा। उन्हें वह शायद उनकी प्रजाति के किसी प्रकार के मुड़े हुए क्लोन जैसा लग रहा था। लेकिन संत की आंखों में दिखावट जैसी सतही चीज का जिक्र नहीं था। आपने क्या देखा? द सेंटेस। एक ऐसा अस्तित्व जो उससे बातचीत कर सकता है, जो अन्य सभी के लिए अलौकिक है। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने क्या देखा? मैं जो देख रही हूँ, उसने उसके शब्दों को प्रतिबिंबित करते हुए कहा। उसकी आंखें धुंधली हो गई, मानो वह वास्तविकता से परे कुछ देख रही हो। मैं देख रहा हूँ। गेहन्ना। गेहन्ना जनजाति का नाम। यह जनजाति ही नहीं, बल्कि कुछ और थी। डेमियन ने हमेशा यह माना कि यह एक अवधारणा थी जिसकी वे पूजा करते थे, लेकिन वह गलत था। गेहन्ना वास्तविकता में अस्तित्व में था। और जब संत ने उसकी ओर देखा, तो उसे उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। धुंध की भूमि, आत्मा कब्रिस्तान, गेहन्ना। संत की आंखें स्पष्ट हो गईं। उसकी आंखें सीधे डेमियन पर केंद्रित थीं, उसकी आत्मा में झांक रही थी। गेहन्ना जल्द ही खुलेगा। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। डेमियन ने अपनी भौं उठाई। क्या इसीलिए तुमने मुझे बुलाया? हाँ। गेहन्ना में प्रवेश करने के लिए आपको कई परीक्षणों से गुजरना होगा। आज मैं आपको गेहन्ना के बारे में बताता हूँ, ताकि आप अपनी यात्रा शुरू कर सकें। उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था मानो डेमियन का उस स्थान पर प्रवेश करना पूर्व निर्धारित था, चाहे वह कोई भी जगह हो। डेमियन को यह सुनने में पसंद नहीं आया, लेकिन यह सच था। जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह गेहन्ना। क्या यही कारण है कि आपने हमें गांव में रहने की अनुमति दी है? नहीं। उत्तर इतना त्वरित था कि डेमियन ने जब इसे सुना तो वह लगभग सहम गया। संतनी मुस्कुराई, मानो उसकी सावधानी का मजाक उड़ा रही हो। आपका भाग्य हमारी जनजाति के साथ तय हुआ है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आप पहले से ही परिवार हैं। आपको गेहन्ना के लिए रहने की अनुमति नहीं थी, बल्कि गेहन्ना ने आपको चुना है। गेहन्ना ने मुझे चुना। साधु ने उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वह बस वही अस्पष्ट मुस्कान बिखेरती रही, मानो उससे कह रही हो कि बाकी का पता वह खुद ही लगा ले। डेमियन ने एक सांस ली। गेहन्ना का मतलब जो भी हो, जनजाति का संपूर्ण नाम होने के लिए इसे कुछ भव्य होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह वहां जाने का अवसर नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें थीं जो उसे जानना आवश्यक था। और ऐसा प्रतीत होता है कि संत ने उसे यही बातें बताने के लिए यहाँ बुलाया है। अभी 1 साल ही हुआ है। इस तरह का विकास आश्चर्यजनक था, लेकिन स्वागत से भी अधिक। फिर, कृपया। डेमियन ने सिर हिलाया,
अपने उत्साह को सावधानी की चादर से ढक लिया। मुझे गहन्ना के बारे में बताओ। अध्याय 1457 गहना जनजाति 4। गेहन्ना जनजाति का नाम। सेंटेस के अनुसार यह वास्तविकता से परे की भूमि थी जो केवल तभी खुलेगी जब वह चाहेगी। इसके प्रकट होने में कोई तुक या कारण नहीं था, लेकिन जब यह ऐसा करने की तैयारी कर रहा था तो संत को हमेशा पता चल जाता था। जैसा कि सेंटेस ने पहली बार इसका परिचय देते समय कहा था, गहन्ना का एक और नाम था आत्मा कब्रिस्तान। यह गहन्ना जनजाति की मूल भाषा से ब्रह्मांड की सार्वभौमिक भाषा में सीधा अनुवाद था। साधु ने बड़ी भव्यता से समझाया। उसने किंवदंतियों और मिथकों के बारे में बात की, समय के रूप में पुरानी कहानियों के बारे में, लेकिन चूंकि डेमियन ऐसी कहानियों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था जब तक कि उसने खुद नहीं देखा कि वे वास्तविक थे, उसने इसमें से अधिकांश को नमक के एक दाने के साथ लिया। हालांकि उसने उन्हें पूरी तरह से अपने दिमाग से नहीं निकाला। वह गहन्ना जनजाति का सम्मान करते थे। वह तुरंत उनकी मान्यताओं को नकली घोषित नहीं करने वाला था। फिर भी जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गहन्ना एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं निवास करती थी। यह वह कब्रिस्तान था जहां गहन्ना जनजाति के सबसे वीर प्राणियों ने अपनी आत्मा को विश्राम दिया था, साथ ही उन पूर्वजों ने भी जिन्होंने बहुत पहले युगों में पवित्र जंगल पर शासन किया था। और यह उन प्राणियों के लिए एक जेल थी जिनकी आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती थी। गहन्ना जनजाति की शक्ति का स्रोत था, और यह वह स्थान था जहां से उनकी आस्थाएं उत्पन्न हुईं। हालांकि इसका स्वरूप रहस्यमय और अनियमित था, जनजाति में स्वाभाविक रूप से इससे संबंधित परंपराएं थी। उदाहरण के लिए, उनका अभिनंदन समारोह। गहन्ना जिस भी पीढ़ी के लिए खुलेगा, उसके लिए यह समारोह होगा। उभरते हुए युवाओं को कब्रिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जहां उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यह स्वर्गीय दुनिया के गुप्त स्थानों के समान था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये मौके केवल गहन्ना जनजाति को उनके वंश के कारण मिले, क्योंकि वे जंगल के लोग थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां अन्य लोग प्रवेश कर सकें। यही कारण है कि तुम इतने रहस्यमय हो, युवा शिकारी। संत ने अपने चारों ओर हवा में इशारा किया। आप उन्हें देख सकते हैं, है ना? डेमियन ने उससे दूर देखा, केवल कमरे के चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई। मैं कर सकता हूँ। वह उन्हें तब से देख रहा था जब वह संत के निवास के करीब पहुंच गया था। वे हवा में उड़ रहे थे, सभी आकृतियों और आकारों में दिखाई दे रहे थे। कुछ चेतन थे, जबकि कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उन सभी के पास एक ही प्रकाश प्रभामंडल, एक ही चमक थी जो उन्हें एक अलग, अधिक अलौकिक दुनिया के प्राणियों के रूप में चिह्नित करती थी। वे आत्माएं हैं। यह सही है। उन्हें अभी दूसरी तरफ पहुंचना बाकी है, लेकिन एक दिन वे भी आत्माएं बन जाएंगी। डेमियन को नहीं पता था कि इस दुनिया में आत्माएं क्या होती हैं। उनके घरेलू ब्रह्मांड में आत्माएं इतनी भव्य प्राणी नहीं थी। वे भटकती आत्माएं थी, या शायद केवल मन से बने प्राणी थे। कुछ तो बस आत्माओं की दौड़ का हिस्सा थे जिनके पास दूसरों की तुलना में अस्तित्व की कोई विशेष स्थिति नहीं थी। हालांकि यह सिर्फ गहन्ना जनजाति की मान्यता नहीं थी कि यहाँ की आत्माएं विशेष थी। नहीं, इन सभी छोटे प्राणियों को वह देख रहा था, भव्य भव्य दुनिया के इन सभी छोटे सफेद धब्बों के अस्तित्व का समर्थन करने वाली किंवदंतियां थी। उन सभी का कोई न कोई अर्थ था और उनका अस्तित्व विशेष था। उनमें उनके रूप के अलावा भी कुछ और था। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहन्ना ने तुम्हें चुना है। संता फिर बोली।
मैं नहीं जानता क्यों। मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि गेहन्ना के साथ आपका क्या संबंध है, तो आपको वहां जाना होगा। यह आपको प्रवेश की अनुमति देगा। डेमियन एकमात्र विदेशी था जिसका गेहन्ना ने स्वागत किया था। संतनी स्वाभाविक रूप से उत्सुक थी कि क्यों, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। हालांकि वह सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह चाहता था। लोग अभी भी अस्तित्व में थे। गेहन्ना एक पवित्र स्थान था। एक विदेशी का अपनी इच्छानुसार उस स्थान में प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ था जिसे जनजाति में हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन उन्हें बनाने का एक तरीका था। डेमियन को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा जो जनजाति ने उन लोगों के लिए निर्धारित किए थे जो गेहन्ना में प्रवेश करना चाहते थे। यह कुछ हद तक कठिन होगा, लेकिन जब तक वह ऐसा कर सकता है, वह न केवल अगले कदम पर ठीक से आगे बढ़ने में सक्षम होगा, बल्कि वह उन कुछ जनजातियों की अधिकांश शत्रुता को खत्म करने में सक्षम होगा जो उसके लिए थी। डेमियन ने बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लिया। संतनी खुशी से मुस्कुराई। N0B3 एलरियल्म वह मंच था जहां यह अध्याय प्रारंभ में N0B3L.B1N पर प्रकट किया गया था। पहरान जाओ। वह तुम्हें पहली परीक्षा देगा। ये आखिरी शब्द थे जो उसने उससे कहे थे। उसने उसे संदेश देने के लिए बुलाया था। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। चूंकि उनकी मुलाकात खत्म हो गई थी, डेमियन ने विदाई लेने और जाने से पहले उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। यह एक छोटी सी मुलाकात थी। यह संक्षिप्त था क्योंकि संतनी वह सब कुछ नहीं कह सकती थी जो वह चाहती थी। वह सिर्फ संदेशवाहक थी। उसके पास यह तय करने का अधिकार नहीं था कि कौन सा संदेश किस समय दिया जा सकता है। इसलिए उसे वह चीजें रोकनी पड़ी जो वह जानती थी। उन संदेशों को देने का समय अभी नहीं आया था। सोने की आंखों वाला आदमी। उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आंखें एक बार फिर धुंधली हो गईं। आखिरकार वहां आ गया। उसका शरीर कांप उठा जैसे उसे ठंडी हवा लग गई हो। अंधेरे पर शासन करने के लिए, भ्रष्टों को भ्रष्ट करने के लिए वह आएगा। सोने की आंखों वाला एक आदमी, पूर्वजों का प्रेरित। अपनी शक्तिशाली तलवार से वह अंधेरे में रोशनी लाएगा। अपने जलते हुए दिल से वह बचाएगा दुनिया। एक कहानी जो उसने तब सुनी थी जब वह छोटी थी। वह सोचती थी कि एक कहानी बच्चों के लिए हमेशा एक परीक्षा ही रहेगी। क्या आखिरकार इसके सच होने का समय आ गया है? वह अपनी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करते हुए खड़ी हो गई। समय समाप्त हो रहा है। उसे इस बार मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि गेहन्ना कई वर्षों से खुल रहा है। समस्या अन्य चीजें थी जो वह जानती थी। वह अपने आवास से बाहर निकली और अपने नीचे फैले पूरे गांव को देखने लगी। वहां उसने एक मुस्कुराती हुई युवा और मासूम महिला को देखा। वह महिला उनकी उत्तराधिकारी थी और जिसे वह अपनी बेटी की तरह मानती थी। जब उसने उस महिला को देखा तो उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखी। मुझे तुम पर भरोसा है, थालिया। वह जानती थी कि थालिया उसे सुन नहीं सकती, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। वह महिला बनो जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि तुम हो, और हमारी जनजाति को वापस वहीं ले आओ जहां वह एक समय थी। डेमियन को यह पता नहीं था। दरअसल गांव में किसी ने ऐसा नहीं किया। संत की शक्ति केवल आत्माओं से बातचीत करने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, यह कहीं अधिक बड़ी बात थी। संत ने अभी आने वाले समय पर ध्यान दिया और उसने सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को देखा। वह स्वयं बाहर नहीं थी।
भविष्य पत्थर में तय नहीं किया गया था। भाग्य एक ऐसी चीज थी जिसे बदला जा सकता था। वह था सही। बहरहाल, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जल्द ही अराजकता फैल जाएगी। यहाँ तक कि अपनी रहस्यमयी शक्ति से संतनी भी आश्चर्यचकित रह गई। क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने देखा था, या इसके स्थान पर कोई चमत्कार घटित होगा? जैसे ही उसने गांव की ओर देखा, दिन बीत गए और हफ्तों में बदल गए। डेमियन अपने ऊपर आए परीक्षणों से भड़कने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वालों और दुनिया ने उस पर क्या हमला किया। वह एक अजय जानवर की तरह आगे बढ़ा। गहना तब तक आता रहा जब तक कि कुछ ही दिन शेष नहीं रह गए, और प्रवेश पाने से पहले डेमियन के पास केवल एक परीक्षण बचा था। हालांकि उसे पता ही नहीं चला कि अराजकता निकट आ रही थी, बहुत तेज। उस पर अध्याय 1458 गहना जनजाति 5। डेमियन को जो कार्य दिए गए थे वे सभी जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले नहीं थे। दरअसल परीक्षण हमेशा जीवन के लिए खतरा नहीं थे। गहना जनजाति विभिन्न प्रकार के लोगों से बनी थी। उनमें से कुछ के पास अविश्वसनीय रूप से अद्वितीय व्यापार थे, जबकि कुछ अधिक सामान्य व्यवसायों में काम करते थे जो जनजाति की भलाई में योगदान करते थे। बावजूद इसके, हर किसी की भूमिका थी। जब वे सभी एक साथ आए तो उन्होंने एक अद्भुत कार्यात्मक समाज का गठन किया। डेमियन को जिन परीक्षणों से गुजरना पड़ा वे उसके लिए विशेष नहीं थे, बल्कि गहना में प्रवेश करने वाले प्रत्येक युवा को ऐसा करना पड़ा। हालांकि उनकी भूमिकाएं पहले से ही थी। उनका परीक्षण उनके द्वारा चुनी गई भूमिका के अंतर्गत होगा। वे अभी भी बेहद जटिल और कठिन होंगे, लेकिन गहना में प्रवेश करने का विशेषाधिकार अर्जित करने के लिए हर युवा को जंगल में अपना जीवन जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा। वह शिकारियों का काम था। डेमियन जनजाति में आने के बाद से ही एक शिकारी के रूप में काम कर रहा था, और उसने इस व्यापार में जो प्रतिभा दिखाई उससे सभी ने उसे लगभग तुरंत ही एक शिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि तकनीकी रूप से डेमियन की कोई निर्धारित भूमिका नहीं थी। इससे भी अधिक, सिर्फ एक शिकारी होना ही उसे मूल आदिवासियों के समान विशेषाधिकार अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनजाति ने उसे कितना स्वीकार किया और उससे प्यार किया, लेकिन उनमें से सभी उसे सिर्फ इसलिए अपनी पवित्र आंतरिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। डेमियन का परीक्षण उसके साथियों की तुलना में कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका परीक्षण उन सभी का एक संयोजन था। जिस आदमी से मिलने के लिए संत ने उसे भेजा था वह एक लोहार था। उनका पहला परीक्षण फोर्ज में था। यह वह कार्यक्रम था जिसमें भाग लेकर वह विशेष रूप से प्रसन्न था। डेमियन को आग के सामने काफी अनुभव हुआ। जब वह नो रिटर्न पास में फंस गया तो उसने अपनी बोरियत को शांत करने के लिए शराब और नकली शराब दोनों का इस्तेमाल किया। वह तब से अपेक्षाकृत लगातार शराब बनाने के लिए अपने कीमिया कौशल का उपयोग कर रहा है। ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के यूनिवर्सल कोर के लिए बनाई गई अपनी पिछली रचना के बाद से उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया था, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता था तब भी वह अपनी कला में सुधार करते रहते थे। उनके फोर्जिंग कौशल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। प्राचीन युद्धक्षेत्र पर मृगतृष्णा टूट गई। तब से डेमियन धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह कभी भी इसकी मरम्मत नहीं कर पाया। उसने निकट भविष्य में फिर से हथियारों का उपयोग शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने नहीं सोचा था कि वे उसके अस्तित्व नियम की शक्ति को संभाल पाएंगे, चाहे वह उन्हें कितना भी बढ़ा दे। लेकिन उन्होंने मिराज को वापस लाने की योजना बनाई।
यह एक तलवार थी जो बहुत लंबे समय तक उसके साथ रही। दशकों का अनुभव, लाखों या उससे भी अधिक दुश्मनों का खून और उस समय की यादें सभी तलवार में समाहित थी। साथ ही यह उस डेवुरर की तरह स्मृतिहीन नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने बचपन में किया था। मिराज में अल्पविकसित चेतना थी। डेमियन इसे यूं ही खत्म नहीं होने दे सकता था और न ही इसका अंत कर सकता था। वह तलवार उसके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन अगर वह उसके पास मौजूद हर चीज के अराजक मिश्रण जैसी गूढ़ चीज से टूट जाने के बाद उसे ठीक करना चाहता था, तो उसे ऐसा करने के लिए एक योग्य जाली की जरूरत थी। वॉयड पैलेस में एक भी नहीं था। खैर, उन्होंने किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वॉयड पैलेस का फोर्ज मिराज जैसे हथियारों की मरम्मत के लिए नहीं था। इसका एक अलौकिक पहलू था क्योंकि तलवार की भावना को भी बहाल करना था। जब डेमियन पहली बार गहना जनजाति के गढ़ में गया, तो उसे यह एहसास हुआ। आग की लपटों की गर्मी, धातु से धातु के टकराने की आवाज, राख की गंध और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हुए डेमियन ने इसे अपने शरीर से समझा। यह आत्माओं द्वारा धन्य स्थान था। मिराज को पुनर्स्थापित करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। यह उनके परीक्षणों के अनुरूप भी था। मूलतः डेमियन को इन क्षेत्रों के पेशेवरों से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि वे बाद में उसका समर्थन कर सकें। यही उनके वर्तमान कार्य की प्रकृति थी। जब इसे इस तरह रखा गया तो यह आसान था, क्योंकि डेमियन को बस थोड़ा सा दिखावा करना था। लोहारों के सामने अपनी कुशलता दिखाने में उसे बहुत खुशी होती थी। डेमियन फोर्ज के सामने आ गया। उसने प्राचीन युद्धक्षेत्र में प्राप्त निहाई और हथौड़े को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली। एक सांस के साथ उसका मन और शरीर फोर्ज के साथ एक हो गए। दर्पण सामग्री के टुकड़े लगभग कांच की तरह, लेकिन कांच होने के लिए बहुत शक्तिशाली, एक तलवार के फ्रेम के साथ हवा में दिखाई दिए और डेमियन काम पर चला गया। N0 वेल बी जे एन ने N0V3LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियां पहले से ही तलवार का हिस्सा थी, लेकिन स्वर्गीय दुनिया में दशकों बिताने के बाद डेमियन के पास संसाधनों का काफी संग्रह था। वह वृत्ति पर काम कर रहा था, धातुओं का मिश्रण कर रहा था और परीक्षण के लिए मिश्र धातु बना रहा था। हालांकि उन्होंने किसी भी चीज से अधिक अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिराज ने भी ऐसा किया। उनका हर कदम कला के काम जैसा था। फोर्ज में आग की लपटों ने उनके मालिकों को छोड़ दिया। जैसे ही वह उनकी गति के साथ तालमेल बिठा रहा था, उसे नरक में निगल लिया। अग्नि का नियम। डेमियन अपने गृह ब्रह्मांड में इसके स्वरूप से परिचित था, लेकिन अब जाकर उसे यह बात समझ में आई। डेमियन ने सोचा कि वे अलग होंगे क्योंकि उसने ब्रह्मांड को बदल दिया है, लेकिन जैसा कि उसने पिछले साल सीखा था, आधार संरचना वही थी। यहाँ के कानून अराजक थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे अराजकता की ओर अधिक उन्मुख थे, अपने मूल स्वरूप से विमुख हो गए थे, लेकिन अपने मूल में उन्होंने उसी सूत्र को बनाए रखा। सबसे पहले सृजन और विनाश आया, उसके बाद अंतरिक्ष और समय, जीवन और मृत्यु और 5 तत्व आए। क्या यही अस्तित्व का सूत्र था, या इसमें कुछ और भी था? डेमियन के मन में एक विचार का बीज प्रविष्ट हुआ। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका अधिक महत्व नहीं था, विशेषकर तब से जब डेमियन के पास अपना स्वयं का एक उपब्रह्मांड था। हालांकि, क्या मैं अस्तित्व का निर्माण कर सकता हूँ? लौ के सामने खड़े होकर प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले सृष्टि के चमत्कार का अनुभव करते हुए वह आश्चर्यचकित हो गया।
और जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, उसने स्वप्न देखा। एक नया लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह निकट भविष्य में या शायद भविष्य में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह ऐसा करके दिखाएगा। लेकिन उसके पहले उसे इस बात पर ध्यान देना था कि वर्तमान में क्या हो रहा है। डेमियन ने फोर्ज में घंटों बिताए। उन्होंने बहुत पहले ही दर्शकों को प्रभावित और चकित कर दिया था। एक ऐसी भीड़ इकट्ठा कर ली थी जो सिर्फ लोहारों से आगे निकल गई थी, लेकिन अब वह सिर्फ उनके लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। फिर भी वे वहां खड़े होकर उसकी हर हरकत को देख रहे थे, उसके द्वारा अनजाने में किए गए सुंदर प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर। वक्त निकल गया। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं और डेमियन की तरल हरकतें फिर से सभी के लिए स्पष्ट हो गईं। एक नृत्य की तरह वह फोर्ज के चारों ओर तैरता रहा। प्रक्रिया का प्रत्येक चरण अत्यंत सटीकता के साथ पूरा किया गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक लोहार का प्यार भरा हाथ था जिसने उसकी रचना की देखभाल की। और जब प्रक्रिया अंततः समाप्त हुई, तो न केवल डेमियन ने अपना पहला परीक्षण अच्छे अंकों से पास किया, उसने एक बार फिर मिराज को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक शुद्ध तलवार जो उसके दिल से बनाई गई थी, एक ऐसी तलवार जो उसके लिए तलवार के रूप में अपनी भूमिका से कहीं अधिक मायने रखती थी। वह तलवार अब फिर से उसके सामने खड़ी थी, जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति थी। अध्याय 1459 गहना जनजाति 6। गहना जनजाति कई मायनों में दिलचस्प थी। कुछ पहलुओं में वे आश्चर्यजनक रूप से उन्नत थे, जबकि अन्य में वे एक बड़े समाज से पीछे रह गए। उनकी शक्ति के उपयोग को थोड़ा थोड़ा दोनों का माना जा सकता है। प्रस्तावना के रूप में इस ब्रह्मांड में ऊर्जा मन नहीं थी। यह वह शक्ति थी जिसे डेमियन राक्षसी ऊर्जा कह रहा था, लेकिन उस जैसा नाम अब सटीक नहीं था। आदिवासी इसे बर्राक कहते थे। इस ब्रह्मांड की सर्वमान्य भाषा में इसे मलक कहा गया। किसी भी शब्द का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन डेमियन ने पहले वाले को चुना क्योंकि उसके जनजाति के साथ अच्छे संबंध थे। किसी भी स्थिति में दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। वे दोनों सीधे तौर पर मन की तरह ऊर्जा के पर्याय थे। बैराक मन की तुलना में अधिक जटिल और अराजक ऊर्जा थी। आसान शब्दों में कहें तो यह मन के दुष्ट जुड़वा की तरह था। ऐसी ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आमतौर पर इसके गुणों को अपनाने और क्रम से अधिक विनाश की तलाश करने की आवश्यकता होती है। हालांकि गहना जनजाति ने उस विश्वास का पालन नहीं किया। उनका सिद्धांत क्रम में से एक था। चूंकि वे आत्माओं की इच्छा का पालन करते थे, इसलिए वे प्रकृति के मार्ग का भी अनुसरण करते थे। उन्होंने बरक का उस तरह उपयोग नहीं किया जिस तरह पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने सीखा कि उस शक्ति की प्रकृति को बदलने, उसे किसी शुद्ध चीज में बदलने के लिए अपने प्राकृतिक शरीर का उपयोग कैसे करें। लेकिन फिर भी बराक में मन के समान गुण नहीं थे। वे दो पूरी तरह से अलग आवृत्तियों वाली दो पूरी तरह से अलग ऊर्जाएं थीं, भले ही वे एक दूसरे के गुणों की नकल कर सकते थे। गहना जनजाति अपने शरीर के साथ बैराक का उपयोग नहीं करती थी। उनका मानना था कि ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करने से व्यक्ति का शरीर अशुद्ध हो जाएगा और आत्माओं के साथ उसका संबंध खराब हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने डेमियन के अनंता मैट्रिक्स के समान एक प्रणाली विकसित की, जो वातावरण में परिवेशी मन को नियंत्रित कर सकती है। और उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उनका चुना हुआ माध्यम हथियार था। यह अपेक्षाकृत अविकसित भाग था। हथियार संभवतः सबसे बर्बर माध्यम थे जिनका कोई उपयोग कर सकता था। वे युद्ध के मैदान पर दायित्व थे,
क्योंकि उनकी गुणवत्ता और अद्वितीय संरचनाओं का इस बात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था कि किसी की शक्ति वास्तव में कैसे प्रकट होगी। एक कारण था कि अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में केवल एक ही हथियार का उपयोग करते थे, हर मोड़ पर बदलने के बजाय अपग्रेड करना चुनते थे। वह हथियार उनके लिए उपयुक्त हो जाएगा, उनकी इच्छानुसार उनकी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि यह कभी भी अपने शरीर का उपयोग करने जितना कुशल नहीं होगा। अधिकतर परिस्थितियों में, क्योंकि वे इस जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में इतने लंबे समय से हथियारों को अपने माध्यम के रूप में उपयोग कर रहे थे, गहना जनजाति ने अपने हथियारों का उपयोग करने की एक अनूठी विधि में महारत हासिल कर ली थी जिसे अन्य लोग आसानी से दोहरा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि डेमियन को भी पहले इसे समझने में थोड़ी परेशानी हुई। यह उस प्रकार की चीज थी जिसके बारे में सुनने के बजाय देखना था। पहला परीक्षण अपेक्षा से कहीं पहले समाप्त हो गया। डेमियन को लोहारों के साथ कई दिन बिताने थे और उन्हें उनकी कला के हर पहलू में अपनी महारत दिखानी थी। हालांकि वह मिराज की निर्माण प्रक्रिया के साथ ऐसा करने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका दूसरा परीक्षण जनजाति के चिकित्सा क्षेत्र के साथ था, जहां उन्होंने उनकी गूढ़ विधियों को सीखने और हील के अद्वितीय वैभव का प्रदर्शन करने में कई दिन बिताए। उसके बाद डेमियन ने रसोइयों के जीवन का अनुभव किया, जिन्हें पूरी जनजाति के लिए भोजन बनाना था, सैनिक जो जनजाति की रक्षा करते थे और न्यायपालिका कर्तव्यों का प्रबंधन करते थे, और यहाँ तक कि विभिन्न कलाओं का अभ्यास करने वाले लोग जो जनजाति को अपने मनोरंजन प्रदान करते थे। डेमियन को उनके साथ समय बिताते हुए कई सप्ताह बीत गए। अपनी भूमिका के अलावा जनजाति के एक सच्चे सदस्य के रूप में उन्होंने उनकी परंपराओं और इस क्रूर वातावरण में खुद को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सीखा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अंतिम परीक्षण नजदीक आता गया। यह शिकारी परीक्षण था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए यह डेमियन का मुख्य परीक्षण था, वह परीक्षा जिसे उसे अपने द्वारा चुनी गई भूमिका में सही मायने में स्वीकार करने के लिए पास करना था। गांव के लोगों ने देखा कि डेमियन ने उनके साथ कितनी लगन से काम किया और उनकी संस्कृति को समझा। उन्होंने देखा कि वह उनकी भाषा में और अधिक निपुण होता गया जब तक कि वह व्यावहारिक रूप से एक देशी वक्ता नहीं बन गया। वे जानते थे कि डेमियन अब कोई साधारण विदेशी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। इस अध्याय की पहली रिलीज N0V3 LB1N पर हुई। भेदभाव या शत्रुता से नहीं, बल्कि सम्मान से। अपने अंतिम परीक्षण के लिए आप उरुक का शिकार करेंगे। डेमियन एक बार फिर पूरी जनजाति से घिरा हुआ खड़ा था और बुजुर्ग उसे ऊपर से देख रहे थे। हालांकि इस बार जैसे ही संत ने बात की, उसने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए और अपना अंतिम परीक्षण स्वीकार कर लिया। इस बार भी भीड़ की प्रतिक्रियाएं बहुत अलग थी। कोई नहीं बोला, किसी ने शत्रुता नहीं दिखाई, बल्कि उन सभी ने डेमियन पर चिंता की दृष्टि डाली। वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उरुक एक प्राचीन के करीब का प्राणी था। यह लाखों वर्षों तक जीवित रहा और देवता के स्तर तक पहुंच गया। क्या डेमियन को मौत की सजा भुगतने के लिए भेजना नहीं था? लेकिन डेमियन ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। गहना में प्रवेश का अधिकार अर्जित करने के लिए उसने पहले ही काफी कुछ कर लिया था। यदि डेमियन ने स्वीकार कर लिया, तो वे क्या कह सकते थे? माहौल उतना उत्साहित नहीं था जितना डेमियन के अपने अंतिम कार्य के करीब पहुंचने पर होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसकी सफलता की आशा बनाए रखी क्योंकि उन्होंने उसकी शक्ति देखी थी। वे वैसे ही तितर-बितर हो गए जैसे वे तब तितर-बितर हो गए थे जब संत ने अंतिम शब्द कहा था।
डेमियन अपने आगामी अभियान की तैयारी के लिए अपने घर वापस चला गया। जैसे ही वह शांति से बैठा, अपने दिमाग में रणनीतियों पर विचार कर रहा था, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह जानता था कि यह कौन था। वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति था जो बिना किसी चेतावनी के इस तरह उनसे मिलने आया था। तुम यहाँ हो? दरवाजा खोलते ही वह बोला, उसका लहजा चंचलतापूर्ण था। मैं क्यों नहीं बनूंगा? जब तुमने ऐसा कुछ बेवकूफी भरा काम किया, तो मेरे पास तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ समझदारी दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाह! जैसे ही वे शब्द गिरे, डेमियन के चेहरे पर एक मुक्का उड़ गया। बेशक, उसने इसे आसानी से चकमा दे दिया, लेकिन यह अपनी तरह का पहला मामला था। वाह! 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 सभी दिशाओं से समान मुक्कों की झड़ी लग गई। डेमियन लापरवाही से दाएं और बाएं चला गया, सरल आंदोलनों से उनसे बचते हुए। जब वह अपने घर में कुछ कदम पीछे चला गया, उनका आगंतुक इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था, लेकिन अभिवादन का समय पहले ही समाप्त हो चुका था। गड़गड़ाहट। दरवाजा उनके पीछे स्वाभाविक रूप से बंद हो गया और घर में केवल वे दोनों अकेले रह गए। तो क्या चल रहा है? डेमियन मुस्कुराया और बैठ गया। चूंकि वह उसका अभिवादन कर चुकी थी, उसे यकीन था कि वह अब और मुक्के नहीं मारेगी। क्या हो रहा है? तुम्हें बस इतना ही कहना है। थालिया भी बैठ गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से गुस्से के भाव थे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उरुक का शिकार करेंगे? क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? डेमियन को पता था कि वह आज रात आएगी। अगर कोई था जो किसी भी चीज और हर चीज के बारे में सीधे उससे बात करने को तैयार था, तो वह थी। मुझे पता है कि आप शक्तिशाली हैं, हालांकि उरुक सिर्फ शक्ति से कहीं अधिक है। वह जानवरों से भी परे एक जानवर है, जिसे एक साधारण आदमी संभाल नहीं सकता है। थालिया ने डेमियन के साथ शिकार किया था। उसने उसकी ताकत प्रत्यक्ष रूप से देखी थी, लेकिन इससे भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उस राक्षस से लड़ सकता है। थालिया के लिए डेमियन एक युवा जानवर था, शक्तिशाली लेकिन एक प्राचीन से अतुलनीय। दूसरी ओर उरुक ने पीढ़ियों तक जंगल को आतंकित रखा था। इसने भूमि के एक बड़े हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में जब्त कर लिया था, और उस क्षेत्र को एक कारण से चुनौती नहीं दी गई थी। फिर भी डेमियन ने कहा कि वह उस जानवर का शिकार करने और उसे वापस लाने जा रहा था। वह इतनी आसानी से ऐसा कुछ कैसे कह सकता है? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। थालिया ने पहले ही अपना मन बना लिया था। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अकेले इतना खतरनाक कुछ करने की इजाजत नहीं दूंगा। अध्याय 1460 उरुक 1। आप मेरे साथ आना चाहते हैं? डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह उसकी चिंता को समझता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी उपस्थिति स्थिति को कैसे बेहतर बनाएगी। आखिरकार, अगर उसने स्थिति को उसकी आंखों से देखा, तो उरुक बहुत शक्तिशाली था, भले ही उन दोनों ने इसे अकेले संभालने की कोशिश की हो। निःसंदेह, उसने जानवर पर व्यापक शोध किया था, और पिछले कुछ दिनों से उसे इस कार्य के बारे में पता था। उसे विश्वास था कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ अपने लगभग सभी शक्तिशाली कानूनों को रोककर भी इसे हरा सकता है। फिर भी यह थोड़ा मनोरंजक था कि थालिया ने जो समाधान निकाला वह युद्ध में उसके साथ था। हाँ, अगर हम इससे नहीं लड़ सकते, तो मैं तुम्हें पकड़कर भाग जाऊंगा। मुझे पकड़ो और भागो। कंधे के ऊपर। पिछली बार की तरह। जैसे ही थालिया ने बात की, डेमियन की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई।
उसे बस एहसास हुआ कि उसने उसकी ताकत को कितना कम आंका था। यह सच था कि उन्होंने एक साथ शिकार किया था। डेमियन जंगल में अधिकांश जानवरों को अकेले ही संभाल सकता था, लेकिन जब वे एक साथ शिकार करते थे तो उसने कभी भी यह रास्ता नहीं चुना। वह गहना जनजाति के लोगों के माध्यम से उसके बारे में सीख रहा था। जैसे ही वह थालिया के साथ आगे बढ़ा, उसने उसे अधिकांश लड़ाई लड़ने की अनुमति दी ताकि वह देख सके कि उसने अपनी ऊर्जा और तकनीकों का उपयोग कैसे किया। और इसे समझने के संदर्भ के बिना थालिया ने इसे कमजोरी मान लिया। हाँ, वह डेमियन का सम्मान करती थी, लेकिन इस वजह से वह उसकी क्षमताओं को अवास्तविक रूप से नहीं देख रही थी। इस स्थिति में उसे अपनी शक्ति से अधिक उनकी टीम वर्क पर भरोसा था, और सबसे खराब स्थिति में उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था। क्या करें? डेमियन ने इस बिंदु पर थालिया के चरित्र को अच्छी तरह से समझा, और अगर कोई एक चीज थी जो सामने आई तो वह उसकी जिद थी। वह मजबूत थी, और सभी मजबूत लोगों की तरह वह जिद्दी भी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने यहाँ क्या कहा, वह निश्चित रूप से खुद को उसके पीछे खड़ा पाएगा। एक बार उसने अपना मन बना लिया तो वह उसे अपने साथ आने से नहीं रोक सका। तथ्य यह है कि वह पहली बार भी यहीं थी। इसका मतलब था कि बड़ों ने उसे अन्यथा समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। डेमियन ने आह भरी। ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। थालिया की आंखें चमक उठीं। तथापि डेमियन ने उन्हें उस तरह रहने की अनुमति नहीं दी। आप मुझसे नहीं लड़ेंगे। आप देख सकते हैं, और अगर किसी भी समय आपको लगता है कि मैं अपनी जान गंवा दूंगा, तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं और मुझे बचा सकते हैं। वह कैसे? यह सबसे अच्छा समझौता था जो वह कर सकता था। इस तरह वह थालिया को यथासंभव खतरे से बाहर रख सकता था। यदि वह ऐसी जगह पर थी जिसे वह जानता था और हिलती नहीं थी, तो वह लड़ाई को उससे दूर रख सकता था और इससे पहले कि वह लापरवाही बरतती, चीजें खत्म कर सकता था। थालिया ने उसे संदेह से देखा, लेकिन कुछ मिनटों के विचार के बाद वह मान गई। ठीक है, लेकिन अगर जरा भी संभावना हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। उसने बिना कहे ही अपना आशय बता दिया। हालांकि मैंने यह नहीं मांगा था। डेमियन उस छलांग से थोड़ा हतप्रभ था जो उसने इतनी लापरवाही से की थी, लेकिन इस समय उसके पास उसकी बातों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी भी स्थिति में उसे चोट लगने से बचना था, जो उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि उसका शरीर लगभग अमर था। हम सुबह होते ही निकल जाते हैं, इसलिए घर जाकर तैयारी करो। डेमियन ने फिर से आह भरी जब थालिया खुशी से उसके घर के चारों ओर घूम रही थी, अपना रास्ता पाकर। मम्मा, मैं आपसे प्रवेश द्वार पर मिलूंगा। वह उसके व्यक्तित्व को वैसे ही जानती थी जैसे वह उसके व्यक्तित्व को जानती थी। अगर वह अब और धक्का देती तो वह निश्चित रूप से नाराज हो जाता। चंचलता से भरे उन शब्दों को डेमियन के कानों में छोड़कर वह घर वापस चली गई, और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत फीकी पड़ गई। उसने डेमियन के लिए मुस्कुराते हुए मोर्चा संभाला, लेकिन उसे यकीन था कि वह स्थिति की गंभीरता को नहीं जानता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उरुक के बारे में क्या सुना था, यह उसे वास्तव में इसके लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने अपनी मुट्ठियां तब तक भींच ली जब तक उसकी हथेलियों से खून नहीं बहने लगा। उसके दिमाग में यादें कौंध गईं और उसे बहुत पहले का एक भयानक समय याद आ गया। उरुक, चाहे कुछ भी हो, उसे इसे मरते हुए देखना था, यदि और कुछ नहीं। N0V3 एलरियल्म वह मंच था जहां यह अध्याय प्रारंभ में N0V3L.BJN पर प्रकट किया गया था।
फिर उसका बदला लेने के लिए। वह पवित्र जंगल जहां गहना जनजाति रहती थी, वनस्पतियों और जीवों का प्रचुर घर था। यह विशाल था, इतनी लंबी दूरी तक फैला हुआ था कि इसका अधिकांश भाग अज्ञात था, चाहे जनजाति द्वारा या इसके बाहर मौजूद बड़े समाजों में। हालांकि कुछ बातें ऐसी थी जो हर कोई जानता था, इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे मजबूर थे। जंगल पर शासन करने वाले पूर्वज उन चीजों में से एक थे। पूर्वज कल्पना से परे विशाल जानवर थे, जो एक सांस से भी कम समय में गहना जनजाति के आकार की आबादी को नष्ट करने में सक्षम थे। अधिकांश लोगों की धारणा में वे देवताओं के तुल्य थे, और सही अर्थों में वे लगभग यही थे। गहना जनजाति में ईश्वरत्व की अवधारणा मौजूद नहीं थी। उनके बुजुर्ग निश्चित रूप से उस स्तर के आसपास थे, और संत को मापा भी नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने आवश्यक रूप से ईश्वरत्व का पीछा नहीं किया या यह नहीं समझा कि यह क्या है। वे स्वाभाविक रूप से जानवरों की तरह इस तक पहुँचे, जिसका मतलब था कि वास्तव में उनके पास वह दिव्य दर्जा नहीं था जो उन्होंने अर्जित किया था। जिन लोगों ने ईश्वरत्व के बिना ईश्वरीय शक्ति प्राप्त की, उनके लिए इसने जिस तरह से काम किया वह जटिल था, लेकिन वह अभी के लिए मुद्दा नहीं था। उरुक एक प्राचीन के स्तर तक पहुंचने वाला प्राणी था, और इसने गहना जनजाति के साथ क्षेत्र साझा किया। यह एक खतरा था जिसे जनजाति के निरंतर अस्तित्व के लिए नष्ट करना आवश्यक था। यदि यह प्राचीन काल में विकसित होने में कामयाब रहा, तो उन्हें या तो मार दिया जाएगा या उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए जनजाति के बुजुर्ग काफी समय से इससे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे। समस्या यह थी कि उनके पास ऐसा करने की मारक क्षमता नहीं थी। उनका मूल समाधान शब्द के सबसे अपरिष्कृत अर्थ में प्रौद्योगिकी था। वे ऐसी युक्तियां बनाएंगे जो उरुक को मार सकें, जिससे उन्हें जानवर के साथ निकटता में अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना हमला करने की शक्ति और क्षमता दोनों मिले। हालांकि डेमियन उक्त तकनीक को डिजाइन करने का मौका मिलने से पहले ही उनकी झोली में गिर गए, और जबकि बुजुर्गों और जनजाति के अधिकांश लोगों ने नहीं सोचा था कि वह एक आदर्श समाधान के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, सेंटिस ने व्यक्तिगत रूप से उसकी ताकत का समर्थन किया था, इसलिए वे केवल उस पर विश्वास कर सकते थे। वह मुश्किल था, क्योंकि उरुक के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव था। इसने लगभग एक दशक पहले गांव पर हमला किया था, और इसके परिणामस्वरूप इसने गहना जनजाति को लगभग नष्ट कर दिया था। जनजाति के योद्धाओं का एक बहादुर समूह इसे भगाने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। जनजाति तब से ठीक हो रही थी, और उन्होंने उरुक को फिर से भड़काने के लिए अपने गांव की परिधि को कभी नहीं छोड़ा था। इतना कठोर कदम उनके पिछले 10 साल बिताने के तरीके के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन डेमियन को उनकी कहानी नहीं पता थी। नहीं वह उरुक को जानता था। उसे बस इतना पता था कि उसके सामने एक दुश्मन है, और उसे इसे मारने की जरूरत थी। यह सच था कि गहना जनजाति को अभी भी डेमियन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें पता चल गया होता। जब डेमियन का दिमाग इस तरह की स्थिति में प्रवेश कर गया, तो नरक टूटने की गारंटी थी। उन्होंने किसी के लिए भी अपना दुश्मन घोषित कर दिया, यानी